आप टिकटॉक हो गए। मेरा टिकटॉक कहने का मतलब है कि जैसे टिकटॉक अपने पैर पसार रहा है, अपने इंडिया के लोग ज़्यादा ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। कैसे? वो चाइना की कंपनी, चाइना का टिकटॉक है। चाइना उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए रखता है, यानी कि अपने पंजों में जकड़ के रखता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आराम से लोग इसे शेयर कर रहे हैं। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, कितने वर्जन आ गए। अपने डेटा को यूं ही वो स्प्रेड कर रहे हैं। आज जो सेंचुरी है वो पूरा डेटा का खेल है, डेटा का खेल है। और जो बिफोर की सेंचुरी थी पूरी ऑयल कंट्री यानी कि क्रूड ऑयल की सेंचुरी थी। डेटा का खेल है। वहाँ पर आपके डेटा को स्टोरेज कर लिया जाता है, फिर उसका आपके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को डंप करते हैं अपनी कंट्री में। बहुत कुछ देखा जाता है, सब डेटा का खेल है। ये डेटा काफ़ी लार्ज स्केल में, कई लार्ज स्केल में दूसरी कंट्री को बेचा भी जाता है। वहाँ की कंट्री के मुताबिक, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया ने हमारे यहाँ पर रूल किया था। उन्होंने पहले हमारी हिस्ट्री पढ़ी कि ये इंडिया देश है कैसा। राजा रजवाड़ों के बारे में पढ़ा, किंगडम के बारे में पढ़ा, यहाँ के पीपलों के माइंडसेट के बारे में एनालिसिस किया, फिर उन्होंने राज किया। ये बात मेरे को हैरान कर देती है। हमारे 2 या 3 स्टेट मिला ले तो उतनी तो यूके है, उतनी तो यूके का एरिया है। फिर भी ऐसी कंट्री ने हमारी कंट्री पर राज की। हमारी ही कंट्री फिर क्या, जो कॉमनवेल्थ कंट्री कही जाती है वो सारी ही यूके की गुलाम थी। फिर मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई भी ऐप यूज़ ना करो जो आपको यूज़फुल ना लगे, और हमेशा अपने ऐप को अपडेट करते रहा करो, क्योंकि जो बग्स हो गए वो हट जाएंगे तो आप सिक्योर महसूस करेंगे, सिक्योर रहेंगे। और इसी बात में मैं कह देता हूँ, जो जूम ऐप है वो वैसे तो यूएसए की है। ये अभी रिसेंट में आ रहा तो मेरे दिमाग में भी आ गया। ये जो जूम ऐप है वो अमेरिका की है, बट जो उसका टावर है, जो मतलब कि जहाँ से वो गुजरता है, वो चाइना में। इसलिए इस पर भी बहुत सारे इश्यू आए थे। तो ऐसी चीज़ें आप ना यूज़ करो तो अच्छा है। चाइना को यार, चाइना का कोई सब्सटीट्यूट ढूंढो यारो। ऐसा नहीं है कि चाइना के प्रोडक्ट पे ही नहीं, अभी सेल्फ रिलायबल है अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो चाइना के प्रोडक्ट को जितना भी हो सके बॉयकॉट करो यार। कोई सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट ढूंढो उसके लिए। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोल्ड वॉर 2 की। कोल्ड वॉर 2 यानी कि कोल्ड वॉर 1 भी हो चुका होगा। पहले अपने ये जानते कि ये कोल्ड वॉर क्या है, इस टर्म का मतलब तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कोल्ड वॉर यानी कि ऐसी वॉर जिसमें वॉर ही नहीं होती। अब आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी वॉर है जिसमें वॉर ही नहीं होती। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये है यूएसए, वैसे तो ये यूएसए ही है, मतलब ट्रम्प साहब जी। और ये है चाइना, जिनपिंग साहब जी। और ये क्या करता है, ये इन्वेशन पे अपनी कंट्री पे खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, और भी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, यानी कि इकोनॉमी जीडीपी को बूस्ट करने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर इनका जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना भी ऐसी ही एक्टिविटी करता है। ये कहता है कि मैं आगे हूँ, ये कहता है कि मैं आगे हूँ, यानी कि वर्ल्ड में एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहते हैं। यानी कि पहला रैंक मेरा है, दूसरा रैंक तेरा है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन को जिसमें युद्ध नहीं होता, मतलब कि ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। यानी कि वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ के सिटीजनों को बहुत बेनिफिट होती है ऐसी वॉरों से। तो ऐसी वॉर होनी चाहिए, तो इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हो कि वॉर कैसी होती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें। और हाँ, ये इस ट्रम्प जी के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये बंदा हमेशा ट्विटर पे लगा रहता है, हमेशा। यदि आप ट्विटर पे हो तो इसको फॉलो ज़रूर करना। ऐसे ऐसे कमेंट देता है कि एक चुटकुला बन जाता है। चुटकुला मतलब आपको एंटरटेनमेंट करता ही रहेगा ये बंदा। कभी मूड फ्रेश ना हो तो इसके ट्विटर पढ़ लिया करो, मूड फ्रेश हो जाएगा। सही में बोल रहा हूँ कि फॉलो किया करो। और अभी क्या हुआ, ट्विटर ने भी पंगा, ओह सॉरी, हाँ, ट्विटर ने भी इससे पंगा ले लिया ट्रम्प साहब से। इनका माइंड सेट एक, आज कुछ और कहता है, कल कुछ और कह देते हैं, परसों कुछ और कहेगा, ऐसा है। यानी कि ये स्टेबल पर्सन नहीं है, एक स्टेबल पर्सन नहीं है, अपने फुट पर स्टैंड नहीं करते। इनका माइंड कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। तो ट्विटर ने इनके जो पोस्ट है उसको हाइड कर दिया। फिर इनको गर्मी आ गई, वे सोशल मीडिया के पास इतना क्या पावर आ गई जो हमारी पोस्ट को हाइड कर सके। तो उन्होंने रातों ही रातों, यानी कि एक ही दिन में पॉलिसी बना दी कि सोशल मीडिया को हम फ्रीडमली नहीं छोड़ सकते। लो भाई पंगा, ट्रम्प साहब से और पंगा लो ने करवा लिया ना अपना काम धंधा बंद। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इससे, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखो। क्या पता कब इनका मूड गर्म हो जाए और कब ये बरस पड़े। और अब हम आगे देखते हैं कि कोल्ड वॉर के बारे में क्या है। अभी रिसेंटली यूएसए के पास चेयर यानी कि G7 कंट्रीज़ की यूएसए के पास चेयर है। तो उसने ये डिसाइड किया है कि G7 को हम G11 कंट्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। G11 कंट्रीज़ यानी कि जो G7 से G11 कंट्रीज़ होगी, तो G11 कंट्रीज़ में कौन कौन सी होगी, जिसमें अभी इंक्लूड होगी इंडिया होगी, रसिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ कोरिया होगी। अब मामला ये आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसका नाम है चाइना, उसे इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया है। बात ये आती है, तो उस बात के बारे में मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर एक उगुर कम्युनिटी, ये पूरा चाइना का रीजन है, ध्यान रखना।
जो ये तिब्बत वाला पोर्शन है ये भी अभी चाइना के कंट्रोल में ही है। ये जो उइगुर कम्युनिटी है यानी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, चाइना लार्ज स्केल पर इनका एक्सप्लोटेशन कर रहा है, इनको टॉर्चर कर रहा है कि यहाँ से निकलो निकलो, इनको बहुत प्रतिपादित कर रहा है। और फिर ऐसे बताता है कि जो चाइना और पाकिस्तान है वो भाई 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 है, दोस्त दोस्त है। यार पाकिस्तान थोड़ा सा सोच यार, वो अपने रीजन में जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी उसको ही बर्दाश्त नहीं कर सकता यार तेरे साथ में, तो वो इसलिए रिलेशनशिप में रह रहा है कि वो इंडिया को कवर कर सके, इंडिया को कवर कर सके। और अभी बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको चलो मैं बता ही देता हूँ। ताइवान का मुद्दा है, हांगकांग का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये कोविड-19 का इश्यू है। कोविड-19 के बाद में साउथ चाइना बोलता है कि साउथ चाइना मेरा है, ईस्ट चाइना मेरा है। अरे भाई तेरा ये बोलता है कि मेरे नाम पर साउथ चाइना है तो मेरा है, तो फिर तो ऐसा करे तो इंडिया का तो पूरा इंडियन ओशन हुआ, पूरा नाम इंडिया का तो फिर पूरा इंडियन ओशन हुआ, वो पूरा इंडिया के ही नाम पर है यार। हमारा तो पूरा ओशन हुआ, तो एंजॉय करो यार, अपना ओशन है, घूमने चलना है कभी। ये G7 कंट्री के बारे में बात की तो G7 कंट्री में यूएस आता है, जापान आता है, कनाडा आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है और ये यूके आता है, इसे ध्यान रखना। हाँ, और चाइना को टैकल करने के लिए भाई यूएसए ना एक कोड ग्रुप भी क्रिएट किया था। कोड ग्रुप यानी कि मैं बताता हूँ, कोड ग्रुप जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है। ये कोड ग्रुप इसलिए बनाया कि जो इंटरनेशनल जैसे कि हलचल चलती है, चाइना सब चीज़ों को कवर अप करना चाहता है, यानी कि आसपास की कंट्री को बोलता है कि बे तू भी मेरे ही अंडर में आती है। ऐसे ऐसी चीज़ें ये करता रहता है, तिकड़मबाजी चौकड़मबाजी चाइना के द्वारा होती रहती है। तो इसीलिए कोड ग्रुप बनाया गया था इन्हें टैकल करने के लिए, और इंडिया भी इसके अगेंस्ट में था। मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ एक, ये रहा इंडिया और ये रहा चाइना, ये सबसे बड़े मार्केट है वर्ल्ड में, सबसे बड़ी मार्केट ये इंडिया और चाइना है। यदि इंडिया चाइना एक हो गई तो ये सारी की सारी कंट्रियाँ धरी की धरी रह जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं, धरी की धरी रह जाएगी। और इसलिए इंडिया भी चाइना के अगेंस्ट में ही रहता है, इसलिए सारी कंट्री इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में ही इस्तेमाल करती है। कहाँ कहीं ये ना मिल जाए, कहीं ये मिल गया तो हमारा तो हो गया बेड़ा गर्क, ऐसी ऐसी बातें होती है। चलो आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये G7 कंट्री से पहले G8 कंट्री थी। G8 कंट्री क्यों? क्योंकि यहाँ रसिया को यहाँ से लात मार कर बाहर फेंक दिया गया था। क्यों बाहर फेंक दिया गया था? कि रसिया का जो क्रीमिया इशू था, क्रीमिया इशू क्या था मैं बताता हूँ। क्रीमिया इशू जब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हुई, वर्ल्ड वॉर 2 का जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुई तो उसके बाद में कोल्ड वॉर 1 चालू हुई। कोल्ड वॉर 1 चालू हुई जो किन किन कंट्री के बीच, वो यूएसए और यूएसएसआर जिसे हम आज रसिया बोलते हैं, उसके जब यूएसएसआर में करीबन 15 कंट्रियाँ एग्जिस्ट करती थी, जिसमें क्रीमिया भी था। और ये क्रीमिया भी था, पर यूएसएसआर का विघटन हो गया तो कोल्ड वॉर भी समाप्त हो गई। जब फिर भी यूएसएसआर कहता है कि ये जो क्रीमिया है ना वो हमारा है, पर जो मैं बता रहा हूँ क्रीमिया हमारा है, पर जो क्रीमिया है ना वो यूक्रेन का पार्ट है। ऐसा मैं और बाकी की यूरोपियन कंट्री कहती है कि क्रीमिया है ना वो यूक्रेन का पार्ट है। कैसे? अब क्यों बाहर निकाला? क्योंकि ये आप देख सकते हो 4 कंट्रियाँ हैं, ये सारी यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर 3 कंट्रियाँ हैं, यानी कि मेजोरिटी है यहाँ पर पूरी की पूरी। तो रसिया कहीं भी टिक नहीं सकता। इनके बाद में जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यूके है, ये सब की सब यूरोपियन कंट्री है। तो मेजोरिटी आई और बंदे को निकाल फेंका बाहर, चल निकल यहाँ से। तो ये बात हुई भाई, ये सब हो चुका है। हाँ, इंडिया के पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है। इंडिया अब G11 कंट्रीज़ में मेंबर बनने जा रहा है। G11 कंट्रीज़ छोटी मोटी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज़ है, उसमें से 11 कंट्री को चूज़ किया गया है, यानी कि वो जो 11 कंट्री है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कही जा सकती है। इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी बेस्ट कंट्री कही जा सकती है, जिसमें हमारी कंट्री यानी कि हमारा इंडिया भी उसमें पार्ट है। प्राउड होना चाहिए हमें उस पर। 2000 हाँ, इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2021 में, 2022 में भी आ रही है। और 2021 में यूएनएससी की मेंबरशिप मिल रही है और ब्रिक की चेयरमैनशिप भी मिल रही है। क्या होता है ये यूएनएससी? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में जो 5 मेंबर होते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी के जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है। ऑर्गन तो जानते ही हो गया, ऑर्गन है यानी कि उसका पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। और जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें चाइना हुआ, रसिया हुआ, यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, ये 5 परमानेंट मेंबर है। और हाँ, अभी इंडिया की भी बात चल रही थी कि परमानेंट मेंबर बनाया जाए, परमानेंट मेंबर बनाया जाए।
पर भाई साहब चाइना को मंजूर नहीं है। चाइना बोलता है कि तू मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता, तो चाइना ना बोलता है तो वो प्रपोज़ल वहीं रिजेक्ट हो जाता है। ब्रिक्स की बात की, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बहुत पॉपुलेट कंट्री है, लार्ज कंट्री है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसकी चेयरमैनशिप भी 2021 में इंडिया के पास आ रही है और 2022 में G20 होस्ट करेगा इंडिया। G20 पहली बार इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है 2022 में कि वो G20 भी होस्टिंग करेगा, पहली बार आई है। और ये तो इसके लिए इंडिया को एक अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए जिससे सारी कंट्रियाँ उसके प्लान पर चल सके और इंडिया का एक अच्छा नाम हो। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक थॉट के द्वारा हमें प्लान बनाना चाहिए जिससे सारी कंट्रियाँ उस प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके और सब कंट्री का डेवलपमेंट हो सके और हमारे कंट्री की भी गुडविल क्रिएट हो सके अच्छी। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि वो ऐसा मूवमेंट जब कोल्ड वॉर हुआ था, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो हमारी कंट्री जब नई नई न्यू बॉर्न कंट्री थी। न्यू बॉर्न कंट्री कैसे कहा जाता है, क्योंकि वो जब आज़ाद ही हुई थी हमारी कंट्री, तो हमारे कंट्री के जो महान लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, उन्होंने बोला कि हम इन कंट्रियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम अंग्रेज़ सारी रिसोर्सेज हमारी कंट्री से लूट के ले गए थे, यानी कि हथियार लिए थे। तो हमारे पास इतना कुछ था ही नहीं कि हम स्टैंड कर पाए वहाँ पर। तो हम गरीब कंट्री के रूप में थे तब। तो हमने यही बनाया कि हमारा एक नया ग्रुप क्रिएट किया जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, कि हम इन दोनों में से किसी के पार्ट नहीं हो गए। बट हाँ, हम सजेशन दे सकते कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये यूएसए ने सही किया है, ये चाइना ने सही नहीं किया है, इस हिसाब में हम कह सकते हैं। और हाँ, और ये मैं बात कहना चाहूँगा, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे फिर भी रसिया ने हमारी काफ़ी मदद की थी, जिसे यूएसएसआर कहते हैं। तब पीछे 1992 से पहले, 1992 से पहले यूएसएसआर कहा जाता था, फिर 1992 के बाद उसका विघटन हो गया, फिर वो रसिया बन गया। जब यूएसएसआर यानी कि रसिया ने हमारी मदद की, जैसे कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान था जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से हमारी वॉर हुई थी, उसे एक फ्रीडम कंट्री बनाने के लिए, पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए। तो जब भी रसिया ने काफ़ी मदद की थी, रसिया हम हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। एक टाइम ऐसा भी आया कि यूएसए ने अपने शिप भेज दिया इंडिया की तरफ कि इंडिया पर अटैक करो, फिर भी यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। उन्होंने उस शिप को रोक दिया बीच में, यानी कि मैं इंडिया के साथ खड़ा हूँ। फिर अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे साथ आए। पर आजकल हमारा जो रिलेशनशिप है यूएसएसआर से, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, काफ़ी वीक हो गया है। क्यों? क्योंकि जो हम लार्ज मार्केट था इंडिया, यानी कि ज़्यादातर वो डिफेंस के सिस्टम इंपोर्ट किया करता था रसिया से, उसने काफ़ी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला, यानी कि हम अपने ही कंट्री के हम अपनी ही कंट्री की टेरिटरी में अब सब कुछ प्रोड्यूस करने लगे। मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव, अब सेल्फ रिलायबल आ गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान भी आ गया, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एक एडवांटेजेस होता है, यदि किसी कंट्री पर डिपेंडेबल होते हैं तो वो कंट्री उस पर अटैक नहीं करती है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो यानी कि अपने रसिया पर डिपेंडेबल है या अमेरिका पे डिपेंडेबल है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा माल वहाँ से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो फिर रसिया और अमेरिका ये नहीं चाहेगी कि इस कंट्री पर अटैक करे, क्योंकि उनका खुद का नुकसान होगा, जो उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनका मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो डाउन हो जाएगा। तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे। तो इसका ऐसे एक प्लस पॉइंट भी होता है। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बता देता हूँ मैं। ये चाइना के बारे में क्या कहूँ मैं। चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है, हांगकांग मेरा है, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना मेरा है। बोलता है कि मेरी आजू बाजू में जितनी भी टेरिटरी है वो सब मेरी ही है, ये सब इसकी है भाई, दे दो इसको ही दे दो वो यार। और यहाँ पर अभी जो चाइना है ना, चाइना जब सुबह सुबह उठते हैं ना, चाइना के लोग, जो चाइना के सोल्जर होते हैं, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने भी हमारी टेरिटरी में आते हैं, पता है आपको। ऐसे लोग ही ये चाइना वाले, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बोलो ब्रेकफास्ट करने चलते, चलो इंडिया की तरफ चलते यार। अभी जो इन डिस्प्यूटेड एरिया में बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो सिक्किम है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको ये देखने मिल सकता है। और ये जो अक्साई चीन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है, वहाँ पर ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर चाइना हमेशा अपनी तिकड़मबाजी यूज़ करता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ हलचलें मचाए रखता है। क्यों अभी ऐसा देखने को मिला? क्योंकि डब्ल्यू एच ओ की एक मीटिंग हुई थी, जिस डब्ल्यू एच ओ की मीटिंग में यूएसए, इंडिया और बहुत सारी कंट्री, साथ साथ में ताइवान को भी इन्विटेशन दिया गया था कि वो ऑब्जर्वेशन कंट्री के रूप में है। ऑब्जर्वेशन का स्टेटस मिलने का मतलब होता है कि ताइवान एक छोटा सा टुकड़ा है अभी चाइना का,
बात गहराई से समझो। ताइवान अभी एक छोटा सा पार्ट है चाइना का। यदि उसे ऑब्जर्वेशन स्टेटस मिल जाएगा ना, तो यानी कि वो एक कंट्री मानी जाएगी। ऐसा खेल खेल रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टेटस उसे ही मिलता है जो कंट्री होती है। और चाइना का जो डिस्प्यूटेड एरिया हो रहा है ताइवान से, ये चाइना जताता है कि ताइवान मेरा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा इंटरनेशनली रूप से ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार। और हांगकांग के मामले भी ये देख रहा है यार, एक इंटरनल मैटर होता है, एक एक्सटर्नल मैटर होता है। ये जो कंट्रीज़ होती है दूसरी दूसरी इंटरनेशनल, वो हमारे एक्सटर्नल मैटर पे ही बातें कर सकती, इंटरनल मैटर पे ये कुछ नहीं कह सकती। जैसे कि जम्मू कश्मीर का मामला हुआ था, जब आर्टिकल 370 को हमने रिमूव किया था, तो भी बहुत सारे एक्सटर्नल ऑनर्स आए थे हमारे ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर आए थे, पर हमने उन्हें इग्नोर किया। हमने बता दिया कि भाई आप हमारे इंटरनल मामले में मैटर नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है। जैसे कि अभी अभी हांगकांग में इलेक्शन हुआ और कोई पार्टी जीत गई, तो यूएसए ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, हमारी इंडिया है, आज हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट है, उसमें से एक स्टेट जीत गया, यानी कि कोई सीएम रिक्रूट होके अपॉइंट होके आ गया। कैसे कैसे अपॉइंट, जैसे कि तमिलनाडु में कोई अपॉइंट होके आ गया सीएम, और वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन किसे, तमिलनाडु के सीएम को। यानी कि वो इंटरनल मैटर में इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरनल मैटर में। सो ये इंटरनेशनल ट्रीटी के अगेंस्ट है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी को भंग करना कह सकते हैं उसे, ये इंटरनेशनल ट्रीटी का इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यही बात है भाई। और हाँ, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी, तो वहाँ पर ये फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि जो वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, सॉरी ईस्टर्न सेक्टर, ये वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें जिसमें लद्दाख आता है, जिसमें 1570 किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। सेंट्रल सेक्टर में आ जाता है हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ये सारी चीज़। और यहाँ पे जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें ये सिक्किम का पार्ट आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। पहला हुआ वेस्टर्न सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, वो है 1570 किलोमीटर। दूसरा हुआ 1325 किलोमीटर ईस्टर्न सेक्टर। और फिर आया सेंट्रल सेक्टर जो 545 किलोमीटर्स बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। ये सीक्वेंस में पूछ लिया जाएगा कि बोलो क्रम में लगाओ इसे। और छोटी मोटी एग्जाम में यदि आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा रीजन शेयर करता है, तो ऑप्शन दे देगी ये, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। और कम सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। ऐसे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसे मैटर जल्दी ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो देखते हैं आगे। और हाँ, ये बात हुई है जी, ये कैसे हुआ डिस्प्यूट वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो करके एक रीज़न है, जो आप इसे डीबीओ भी कह सकते हैं। ये रहा डीबीओ, ये पूरा डीबीओ है, दौलत बेग ओल्डी। ये इसमें क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड का काम चल रहा है, हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल के पास में हमारा रोड का काम चल रहा है। हम थोड़ा सा भी क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि चाइना के चक्षु खुल जाते हैं, वो हमारे आसपास आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते ये। और वैसे आप दूसरी साइड में देखें तो चाइना लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है, लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है, और हमारे रीजन में कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यार ये कैसी बात हुई यार। फिर और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है वो ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाएगा यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, ब्रो क्या हमारी कंट्री में ही काम करती है? नहीं, ये हमारी कंट्री में ही नहीं काम करती, ये साथ साथ में अफ़गानिस्तान में, भूटान में, म्यांमार में, ये इन कंट्रियों में भी अपना काम करती है, यानी कि ब्रो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और यही बात थी यार। अभी जो ये डिस्प्यूट हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, पूरी की पूरी फोर्स भेज दी गई थी चाइना के द्वारा यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो हम भी पीछे नहीं हटे, हमने भी पूरी की पूरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो भेज दी गई। बोला जाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं। हमने भी डट के सामना किया। उन्होंने 5,000 भेजा तो हमने 10,000 भेजा, उन्होंने 20 भेजा तो हमने 30 भेज दिया। बोला हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब तू तेरी दादागिरी ख़त्म। अब हम वो पहले वाले इंडिया नहीं रहे, अब हम हमारा जो माइंड सेट है, हमारी जो बॉडी की पावर है, अब वो बहुत अच्छी हो गई। हमने बॉडी बना ली है, अब हमारा माइंड सेट इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गया है कि हम कूटनीति के साथ में डिफेंस सेक्टर के साथ, दो हाथ के साथ, कितने भी हाथ लगा लो, अब हम डट के सामना करेंगे। ये अब अपना चाइना का मोटिव है, चाइना का ये रूप, सॉरी ये अब अपने इंडिया का रूप है। देखते हैं आगे।
ये वही है, चाइना कहता है तिब्बत मेरा है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मेरा है, माउंट एवरेस्ट हांगकांग ताइवान साउथ चाइना सी भी मेरा है, चाइना फील एवरीथिंग बिलोंग टू चाइना, यानी कि सब कुछ चाइना का है। बट चाइना ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोरोना भी उसका है। तो ये बात है, चाइना के साथ में हमारे 4 एग्रीमेंट हैं, 1993, 1996 और 2005, 2013। ये वही एग्रीमेंट है जिसमें कहते हैं कि हम एक दूसरे के कंट्री में कोई भी अशांति पैदा नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी का रिस्पेक्ट करेंगे। देख मैं बता देता हूँ आपको, ये उगुर कम्युनिटी की बात हुई थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी। ये पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बात की। पंचशील एग्रीमेंट जो अप्रैल 28 1954 में इम्प्लीमेंट किया गया था। चाइना और इंडिया दोनों उस समय एग्जिस्ट थे, दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल थे। क्या थे? बिलेटरल रिलेशनशिप यानी कि 2 कंट्री के बीच का रिलेशनशिप, और मल्टीलेटरल यानी कि बहुत सारी कंट्रियों के बीच का रिलेशनशिप। ये टर्म ध्यान में रखना, बिलेटरल और मल्टीलेटरल। और बात करते हैं जो 5 पंचशील प्रिंसिपल थे, जिसमें था कि हम रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी बनाए रखेंगे, हम एग्रेशन का रूप नहीं रखेंगे। जैसे कि अभी चाइना गुस्से मुंह सुजा के बैठा हुआ है, वो बोलता है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार वो एग्रेशन नहीं करेगा, और हम इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर में जैसे कि यूएसए कर रहा है। हम इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट बनाए रखेंगे। ये सब चीज़ें बाद में, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और हाँ, मेरी तरफ से यही एक संदेश है, यदि आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को उस वक्त ही सॉल्व कर लिया करो, सॉर्ट आउट कर लिया करो, उसे बात के लिए कभी मत छोड़ो। मुझे देखने को मिलता है कि वो प्रॉब्लम फिर से आपकी लाइफ में एंटर करती है, वो आपकी लाइफ में फिर से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ले मैं फिर से आ गई, ले मैं फिर से आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके उस प्रॉब्लम को रैपिडली उसी वक्त सॉल्व कर देना चाहिए, और वो प्रॉब्लम फिर आपकी लाइफ में नहीं होएगी। आपको हमेशा अपना माइंड ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए, ऐसे लेवल में रखना चाहिए, आशावादी सोच के रूप में। यानी कि ये प्रॉब्लम आई है, तो जैसे कि मेरा एक वीडियो टर्मिनेट हो गया था, मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊं यार, छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे मौका मिला है, दोबारा बनाऊंगा, कुछ अच्छे पॉइंट इसमें इंक्लूड करूंगा। तो ये मेरा सोच था, यानी कि प्रॉब्लम थी पर मैंने उसका सॉल्यूशन भी निकाला। वैसे ही मैं चाहता हूं कि सब लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे देखते हैं कि भाई हाँ, पानी बचाना, भाई पानी बचाना, कितनी बार कहता हूँ, कुछ कोई काम ही नहीं करता। और ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, ये सब। और हाँ, जितना भी हो सके आप किसी को पढ़ा दिया करो यार। पढ़ाने से, नॉलेज बांटने से, स्प्रेड करने से मल्टीपल होती है यार। आपको भी अंदर से इतना अच्छा फील होगा कि क्या कहूँ, यानी कि आप जब फील करोगे तो आप खुद ही कहने लगोगे कि हाँ मुझे अच्छा सा फील हुआ है। तो यार यदि ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। यदि आप इतने ग्रीडी हो कि ये वीडियो किसी को शेयर नहीं करना चाहते तो आप में जो भी इसमें से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, काम की इन्फॉर्मेशन जो आप पहले नहीं जानते, तो वो ही किसी को बता देना भाई। यही मेरे लिए बहुत है। हैप्पी रहो, शेयर करो और एक दूसरे की मदद करते रहो। और हाँ चलो, बाय बाय।